नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी फेज 13 का जो एग्जाम हो रहा उसके लेवल के यानी उसमें जैसे प्रश्न है वैसे प्रश्न का सेट करने वाले हैं। ये आपके सीजीएल एग्जाम के लिए और जो फेज 13 चल रहा है उसके लिए तो उपयोगी है ही। साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम आ रहा है सीजीएल का उसके लिए उपयोगी होने वाला है। क्यों? क्योंकि एआई जनरेटेड पहला पेपर हो रहा है एसएससी का और एडुक्विटी बेसिकली, ठीक है, एडुक्विटी का पहला पेपर है। तो इससे हमें पता चलेगा कैसे प्रश्न वो पूछ रहे हैं एटसेट्रा, ठीक है। तो मैंने ये सेट आपको बहुत पहले ही प्रोवाइड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। और ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। पहला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से था। एक चीज बतानी है कि कुछ लोग कह रहे थे कि रीजनिंग जो है, ठीक है, रीजनिंग में क्या हो रहा है कि मैथमेटिक्स का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न आ रहा है, लाइक टू ट्रेन्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है, और वो कितना टाइम लेंगी या ऐसा करके प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। एक की लेंथ दी गई L1, एक की दे दी गई L2 मान लो, एक की स्पीड S1, एक की स्पीड S2, तो आपसे पूछा गया था कि कितना टाइम लेंगे। तो ऐसा प्रश्न रीजनिंग में पूछा गया, जो कि मेरे हिसाब से सबसे अनर्गल चीज है कि आप रीजनिंग को रीजनिंग रहने दो ना, मैथमेटिक्स क्यों पूछ रहे हो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो पेपर है फेज 13 का फर्स्ट डे का जो पहला शिफ्ट था या दूसरा शिफ्ट, दूसरे दिन का पेपर सेम है, सेम प्रश्न आ गए। अब अगर आपसे 30 प्रश्न या 25 प्रश्न मैथमेटिक्स के नहीं बन रहे हैं तो फिर इस तरह से एग्जाम करवाने का कोई मतलब नहीं। बीट एनीवन, आप एआई ले रहे हो, सब कुछ लेने के बाद भी अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप कैपेबल हो इतनी बड़ी एग्जाम, इतना बड़ा, इतने बच्चों का भविष्य हाथ में लेने के लिए, ठीक है। चलो फिर भी मेरा काम है आपको टाइम टाइम से गाइड करते रहना, और बाकी सारी चीजें हैं टीचर्स कर रहे हैं। जहां भी आपको लगता है कि जो आपके पक्ष में खड़ा है उसका फुल सपोर्ट कर। पहला प्रश्न हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से लिया है। अगर एक शॉपकीपर जो है, जो अपने आर्टिकल्स को 40% एबव सीपी से मार्क करता है, वो दो डिस्काउंट देता है कि X% का, एक 20% का, फिर भी 4% का फायदा होता है, तो X की वैल्यू क्या है। कुछ भी नहीं करना, आप प्रश्न को देखो और उत्तर करने की कोशिश करो। देखो, मैं आपको बेसिक तरीका बताऊं कि 100 अगर उसका सीपी रहा होगा तो उसने मार्क कितना किया है, 40%, यानी 140। अब वो 4% का लाभ कमाता है, यानी कि 4% का लाभ कमाने के लिए उसे 104 में बेचना पड़ेगा। 140 वाली वस्तु पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, पहले X% का, फिर 20% का। आपको पता होगा कि अगर मैं 100 वाली चीज पे तो पहले 10 का डिस्काउंट दूं, फिर 20 का डिस्काउंट दूं, तो आपका ओवरऑल 18 का डिस्काउंट हो जाएगा। समझ रहे हो? और अगर मैं उल्टा डिस्काउंट दूं, जैसे मतलब 100 वाली चीज पे पहले 10% का डिस्काउंट दूं, फिर 20% का डिस्काउंट दूं, तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? ओवरऑल अरे 28 का, सॉरी 28 का डिस्काउंट हो जाएगा। कैसे? कि अगर 100 वाली चीज पे, समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि 100 से अगर 10% डिस्काउंट दोगे तो 90 हो जाएगी कोई चीज, और 90 पे फिर 20% डिस्काउंट दोगे तो 18 कम हो गया 72 हो जाएगी वो चीज। तो 100 से 72 हुई, यानी 28। यानी कि अगर एक्स और वाई दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो एक तो ये फॉर्मूला है कि अगर X% का डिस्काउंट दिया गया फिर Y% का, तो इनका रिजल्टेंट इतना। ये तो तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या कहा गया कि एक X% का डिस्काउंट दिया गया और एक कितने परसेंट का, 20%। अब मैं ये क्यों समझा रहा था कि 100 वाली चीज पे पहले 10 का डिस्काउंट दिया गया फिर 20 का, तो 28 का है। अगर मैं कहूँ 100 वाली चीज पे पहले 20 का डिस्काउंट दिया जाए तो 80 हो जाएगा, फिर 10% का डिस्काउंट दिया जाए 8 का हो जाएगा, यानी 80 माइनस 8, तो 72 की बिकेगी। 100 वाली वस्तु अगर 72 की बिक रही तो भी 28 का डिस्काउंट। यानी कि कहने का मतलब कि अगर हम एक्स का पहले डिस्काउंट दें और फिर वाई का डिस्काउंट दें तो रिजल्टेंट जो होगा वही, अगर हम वाई का डिस्काउंट दें और एक्स का डिस्काउंट दें तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों केस में यही होगा। कहने का मतलब एक्स का डिस्काउंट दिया गया, वाई का डिस्काउंट दिया गया, मतलब पहले एक्स का दिया गया फिर वाई का दिया गया, और दूसरे केस में पहले Y% का डिस्काउंट दिया गया फिर X% का, तो रिजल्टेंट वही होता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे X% और 20% लिखा है, तो इसको X% 20% ना लेके आप ऐसे कह सकते हो 20% और X%। क्लियर है? 20% X%। आपने कहा जब 20% X% कह ही रहे हो तो 20% अगर कम करेंगे तो 14, 140 का 20%, 28, 28 कम करेंगे 112, और कोई चीज 112 से 104 हुई, यानी कितने की कमी? 8 की कमी। कितने पे? 112 पे। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? गुणे में 100 लगा दो, 8/112 गुणे 100, 8 से कटे गए 14, 14 सत्ते 98, यानी 7% के करीब आपका उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी 140 वाली चीज पे अब यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहे? क्योंकि मैंने ऑप्शन गलत दे रखा है शायद। ठीक है, अगर 140 वाली चीज पे अगर आप पहले 20% का डिस्काउंट देते हो और फिर 7% का डिस्काउंट देते हो तो आपकी वस्तु कितने में बिकेगी? 104 में। तो लगभग 7%, 7% से थोड़ा सा
ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? 7% से थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है, 7% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आता हूं मैं। कहा गया एक प्रोडक्ट, ऐसा प्रश्न भी आया था आपके एग्जाम में और आ रहे हैं। कहा गया एक प्रोडक्ट है वो 2000 रुपए में 50 किलो मिलती है, यानी हम ये छोड़ दो 40 रुपए प्रति किलोग्राम अभी के हिसाब से हमें मिल रहा है। ठीक है, अब कहा गया कि बट 5 kg गॉट वेस्टेड। अब देखो एक चीज आप हमेशा समझो कि हमारी जो आदत है सबसे ज्यादा खराब ये होती है कि अगर हमें कहा गया कि 2000 रुपए में 50 किलो, तो हम ये 40 जरूर लिखते हैं, बट एक बार पढ़ने के बाद देखते हैं क्या इसकी जरूरत है। कैसे कि 2000 रुपए में अगर 50 किलो सामान मिला और 5 किलो वेस्ट हो गया, तो हमें कहा गया कि 20% का फायदा कमाने के लिए पर केजी कितने में बेचना चाहिए रिमेनिंग को। देखो हमें ये पता है कि 50 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम तो निकल चुका है, यानी अभी भी बचा कितना है, 45 kg। और हमें ओवरऑल हमारी जेब से 2000 रुपया गया है, तो 2000 रुपए पे 20% का फायदा चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि कितना वस्तु बेकार हुई, वस्तु बेकार तो यहाँ पे हो गई, हमने पहले लिख लिया कि जो बेचने के लिए एलिजिबल वस्तु है वो 45 किलोग्राम है, बट आपका जो प्रॉफिट कमाना है वो 2000 पे कमाना है। तो 2000 का 20% कितना हो गया, 400, यानी हमें 45 किलोग्राम 2400 रुपए में बेचना है। तो ये गलती ना करा करो कि ये पहले ये कैलकुलेट करो कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम फिर 1 किलो पे कितना फायदा, नहीं। आपने कहा 45 किलोग्राम बेचना है 2400 में, तो प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होगा। मैंने कहा 2400 बटे 45। ठीक है, हमें लिखने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी मैं लिख रहा हूं। अगर मैं यहां से 15 से काटूं तो 15 तिया 45, 15 से अगर काटूंगा 15 एक नम 15 है, और 15 ये 160 हो जाएगा, और 160 बटे 3 कितना हो गया, 53.33। तो ये कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए, 53.33। अब आपको एग्जाम में कितना लिखना है, आपने लिखा 45 किलोग्राम, आपने लिखा 2400, सीधे यहीं पे देख के काट दो, 15 तिया 45 और 15 से काटोगे 200 160, और 3 से 160 काटोगे, ऑप्शन मार्क करो। मतलब ये एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड और चार वर्ड लिखना है, आपका काम खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। तो ये प्रश्न थे जो आए थे इस तरह के। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक बोनस। बोनस प्रश्न का मतलब क्या हुआ कि ये प्रश्न मैंने क्यों करा, देखो ये प्रश्न भी कोई कह रहा था कि किसी शिफ्ट में इस तरह का भी प्रश्न आया, मैंने ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा यही डेटा के साथ आया, बट ऐसे प्रश्न आए थे। अगर ड्यू टू अ 15% हाइक इन शुगर प्राइस अ पर्सन गेट्स 3 kg लेस, 3 kg लेस शुगर मिलती है 345 रुपए। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था देखते हैं। 345 रुपए में पहले जितना भी मिलता था, ठीक है, अगर अभी खरीदने जाते हैं तो कितना कम मिलने लगा, 3 किलोग्राम कम मिलने लगा, 3 किलोग्राम कम मिलने लगा। तो आपसे कहा गया कि ये बताओ कि चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कीमत कितनी थी, यानी पहले की कीमत पूछी गई। हालांकि ये आपके लिए छोड़ा था मैंने, बट फिर भी करवाए दे रहा हूँ। देखो अगर आपको इंटीजर 345 इंटीजर, 3 इंटीजर और 15% की हाइक आपको पता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आपको देखना चाहिए जिससे जो 345 का फैक्टर हो, यानी कि वो भी, यानी कि कोई ऐसी संख्या देखनी है जिसका 100%, यानी वो संख्या भी 345 का फैक्टर हो, साथ ही साथ उसका 115% भी फैक्टर। अब देखो हमने कहा अगर मूल्य 100 रुपए होता और अभी 115 हो जाता, तो 100 रुपए में 345, 3 रुपए 3 किलो 45 ग्राम, 450 ग्राम मिलता। मैं मान लेता हूँ कि पहले मूल्य 100 रुपए था, अभी 115 रुपए हो गया, तो पहले 3.5 किलो मतलब 3.45 किलोग्राम चीनी मिलती थी, भी 115 के भाव से 3 kg मिलेगी। हमने कहा कि जबकि देखो 100 और 115 पे समझ में है, यानी कि अब अंतर देखो 3 किलो 450 ग्राम और 3 किलो का अंतर 0.45, जो कि अंतर 0.45 ना होकर 3 है, यानी 0.45 बराबर अगर 3 है तो आपको निकालना है 100 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको ये दिया गया 3 बराबर अगर 100 है तो 0.45 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 बटे 3 गुड़े 0. तो 3 से काटेंगे 0.15, राइट, और 0.15 का 100 में गुणा होगा 15 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य आ जाएगा। पहले 15 रुपए प्रति किलोग्राम थे, तो देखो 15 के भाव से अगर 345 किलोग्राम खरीदने जाओगे तो 23 किलो मिलेगी। और अगर 15 में 15% की वृद्धि हो जाए, 345 में कितना मिलेगी, 345 बटे 15 और गुड़े 15 गुड़े कितना हो गया, 15 गुड़े 115 बटे 100, ये तो मूल्य हो गया। तो 15 से काटोगे 15 दूना 30, 15 तिया 45, ठीक है, 23 बटे 1.15 करोगे तो ये 2 डबल जीरो लग जाएगा, 115 दूना 230, यानी आप 20 किलोग्राम। तो दोनों डिफरेंस देखो 3 किलो। तो समझ में आया आपको क्या करना है एग्जाम में। अब एग्जाम में क्या काम करना है, एग्जाम में जो करना है उस पर मैं आता हूँ, ये तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए था। एग्जाम में आपको बस इतना लिखना है। देखो एग्जाम में आपको क्या लिखना है, इतना। ठीक है, ये देखो
मैंने क्या कहा एग्जाम में आपको क्या लिखना है, मैंने कहा अगर 100 पहले मूल्य था तो 345 रुपए में कितनी चीनी मिलती थी, 345 रुपए में कितनी, 3 किलो 450 ग्राम। अभी 115 हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 3 किलो। दोनों का अंतर 0.45 ना होकर अंतर 3 है, यानी कि 3 जो वास्तव में है वो 0.45 आ रहा है। तो अगर 3 0.45 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, देखो 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बस यही तो मूल्य पूछा गया था, 15 रुपए आ गए। बोनस प्रश्न कैसे करें, अब ये सब सीजीएल में प्रश्न देखने में आए। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि एक सम है जो 3 गुना हो जाता है 6 साल पे, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 गुना होने का मतलब क्या होगा, कोई धन 3 गुना होने का मतलब 100 था तो अभी 300 हो गया, यानी कि 200 का ब्याज, यानी ब्याज कितना है 200%। समझ रहे हो, आपको पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 के पावर n। हमने कहा धन अभी 3 गुना हो गया है, यानी कि यहाँ पे p की जगह a की जगह पे 3p लिख सकते हैं, यानी 3p बराबर इतना दिया गया, यानी p कट गया, इसकी जगह पे 3 रख देते हैं, n की जगह पे 3, यानी हमें इस प्रश्न के डेटा के हिसाब से पता चल गया कि 1+r/100 के पावर 3 बराबर 1+r/100 के पावर 3 बराबर 3। तो कहा 9 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, 9 गुना के लिए आप 3 से 9 कैसे पहुंचेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 1+r/100 के पावर 6, यानी कि 9 बराबर हो जाएगा 1+r/100 के पावर 6। पे पी मल्टीप्लाई, यहाँ से पी मल्टीप्लाई, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये 9 गुना कितने टाइम में हो जाएगा 6, यानी आपको पता चल गया कि 1+r। अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको बस इतने पे फोकस करना है कि कोई चीज ये यहाँ से यहाँ पे इस पे फोकस करना है, क्या कि आपको पता चल गया कि 1+r/100 बराबर 3। अब आपको 3 को बनाना है 9, यानी कि पावर कितना लगाना पड़ेगा 2। पावर जितना लगाओगे उतना ही समय में गुणा कर दोगे, तो पावर कितना लगा 2, तो 3 में कितने से गुणा होगा 2 से, तो कितना उत्तर आएगा 6। यहाँ पे ऑप्शन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 6, यानी 6 ईयर्स में वो कितना गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बना दिया 6, वही सही हो जाएगा। कहा एक सम है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, इफेक्टिव रेट क्या होगा ड्यूरिंग द पीरियड। इफेक्टिव रेट का मतलब क्या, देखो 9% अगर वार्षिक ब्याज की दर है, यानी 12 महीने की 9%, राइट, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी 4.5%। अब 1.5 साल में कितने 1.5 साल में कितने छमाही होंगे 3, तो आपसे पूछा गया 4.5%, 4.5% की रेट से अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा। अब ये निकालने के लिए आप कहेंगे देखो 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो 1 साल में 2 साल में कितना हो जाता है 21%, और 3 साल में कितना हो जाता है, अरे देखो 2 साल में 21% और 3 साल में 33.1%। क्लियर है, तो ऐसे अगर 4.5% का निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 10% का 21% कैसे आता है 10 और 10 का सक्सेसिव, और 21 से 33.1 कैसे होता है 21 और 10 का सक्सेसिव। वैसे 4.5 4.5 और 4.5 का सक्सेसिव निकालने जाओगे तो आप कहोगे 4.5 4.5 का, आपको पता होगा एक्स और वाई का जो बढ़ोतरी होती है वो होती है रिजल्टेंट बढ़ोतरी एक्स एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो ऐसे 4.5 का 9 और प्लस एक कितना हो जाएगा 20/25/100, यानी कि 0.21 के करीब जोड़ लो तो 9.21, और 9.21 पे 4.5 जोड़ोगे 9.21 और 4.5 का निकालोगे तो यानी कि 13.71 से थोड़ा बड़ा, 13.71 से बड़ा, कितना बड़ा आप कहेंगे 9.21 गुणे 4.5, तो ये 0.3 के करीब, देखो 9 चौको 36, 3 के करीब जुड़ेगा, तो 13.71 में अगर 0.3 जुड़ेगा तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 पॉइंट बहुत करीब, एक ही ऑप्शन है तो यही करेक्ट। तो आपसे क्या निकालने कहा गया था कि 4.5% का रिजल्टेंट निकालना है, 4.5% का रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, आपने कहा 4.5 का मैंने निकाल लिया, ठीक है, यानी कि 9 में हमने क्या किया 0.2025 ऐसे जोड़ना था तो 9.2025 हो जाता है, उसको मैंने 9.21 मान लिया, और इसमें अगर 4.5 का सक्सेसिव निकालना है तो इसमें 4.5 जोड़ेंगे और प्लस क्या काम करेंगे 9 पॉइंट जो 2 एक माना था उसमें 4.5 का गुणा करके डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, एक ही ऑप्शन था 14 के करीब। तो आपको जो फोकस करना है वो इस पे करना है, ये सब चीजें भूल जाओ कि 4.5 का 3 साल का सक्सेसिव कितना होगा। आप एक चीज देखो 4.5 का जो सक्सेसिव होगा उस अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो भी
13.5% से तो ज्यादा होता है, 9% की रेट से 1.5 साल का 13.5, तो 13.5 से जो छोटे वो तो ऑप्शन सारे काट दो, और इतना भी कम नहीं होगा। अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन थे, इन्हीं में तुक्का भी मारना था तो मार सकते हैं, ठीक है। ये आपका फिर से बोनस प्रश्न। क्या कहा गया कि एक टेंजेंट खींची गई, टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा खींची गई, किस पे, एक वृत्त पे जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। आपको बताइए इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है। आपसे कहा गया कितनी दूरी है इसकी केंद्र से, सेंटर से इसकी दूरी 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दूरी 13 दे दी गई। तो आपसे कहा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ द, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का कोण क्या होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच का कोण, ये 13 है, ये 5 है, ये 12। अगर ऐसा नहीं दिया गया है तो आप, कोई भी आदमी ये बता ही नहीं सकता कि 90 डिग्री होगा। आपने कहा बिल्कुल बता सकता है, मैंने कहा कैसे गुरु, आपने कहा अगर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कभी पूछा जाए, इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे हमेशा लंबवत होती है, तो ये 90 डिग्री। अब ये वाली त्रिज्या लंबवत नहीं होगी, जो उसको मिलेगी वो 90 डिग्री पे काटेगी, तो इनके बीच का कोण अगर पूछा जाए तो सीधे 90 डिग्री मार्क कर देना है, नथिंग एल्स। क्लियर हो गया। तो ये बोनस प्रश्न था, ऐसा प्रश्न कोई कह रहा था आया था। अच्छा, एक प्रश्न और आया था, मुझे याद ही आ गया। ऐसे ट्राइंगल दिया गया था, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, ए बी सी टी डी, ये शायद 20 मान लो दे दिया गया, ये 15 दे दिया गया, तो आपसे मान लो डी, ट्राइंगल ए डी का एरिया पूछा गया। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर डी और ई मध्य बिंदु है तो आपको पता है इस वाले ट्राइंगल का एरिया, अगर देखो अगर ये मध्य बिंदु है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, अगर पैरेलल हो गया तो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल ए डी और ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर ये मिड पॉइंट है तो डी इसका आधा, डी इसका आधा, तो यानी कि ये अगर एक है तो ये दो हो जाएगा, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। अब इसका एरिया कितना है, देखो 20 और 15 अगर राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और बेस दे दिया जाए तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 20 इंटू 15, यानी कि 150, तो इसका एक चौथाई ये वाले भाई साहब हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 × 3 = 12, 37.5 इनकी एरिया हो जाएगी। तो ये सब प्रश्न बहुत बेसिक है, इनको करवाने की मुझे नहीं लगता जरूरत भी है, ये आप सभी को पता भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, मिक्सचर एलिगेशन का प्रश्न है। कहा गया 40 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर था, जिसमें से x लीटर निकाल लिया गया और वाटर से रिप्लेस कर दिया गया, फाइनल रेशियो 1:1 है, तो x की वैल्यू बता। देखो कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, आराम से कर सकते हैं। देखो मिल्क और वाटर की बात करते हैं, मिल्क और वाटर, आपने कहा मिल्क और वाटर में 40 लीटर में से 5:3 के रेशियो में थे, यानी 8 रेशियो बराबर 40, यानी 1 रेशियो बराबर 5, मिल्क था 5 रेशियो यानी 25, और वाटर था 3 रेशियो यानी कि 15, ठीक है। आपने कहा कि हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें से कुछ निकाल रहे हैं, एक्स लीटर निकाल रहे हैं, ठीक, एक्स लीटर निकाल रहे हैं और उतना ही पानी डाल दे रहे हैं, समझिएगा बात, एक्स लीटर निकाल रहे हैं और उतना ही पानी डाल दे रहे हैं, तो रेशियो जो बनता है वो 1:1 हो जाता है, समझो बात को। अगर बहुत बेसिक तरीके से जाए तो आपको पता है अगर 5/8 हिस्सा मिल्क है तो x लीटर निकालेंगे तो 5x/8 मिल्क निकल जाएगा, और वाटर 3x/8 निकलेगा। लेकिन हमने कहा x चूंकि निकाला था तो x हम ऐड कर रहे हैं, क्या, वाटर, तो x ऐड कर देंगे, ये दोनों मात्रा बराबर है क्योंकि रेशियो 1:1 दिया गया, यानी 25 - 5x/8, ये बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ, अभी ट्रिक भी बता रहा हूँ, 15 + 5x/8, राइट, यानी दोनों को एक साइड में ले आओ, तो 10x/8 बराबर 10, एक्स की मात्रा कितनी हो गई, 8 लीटर, यानी कितना मात्रा निकाली गई, 8 लीटर। अब ये तो बेसिक तरीका। दूसरी चीज ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन में क्यों नहीं है, ऑप्शन को कहीं एक 8 कर लो, 16 नहीं 8 कर लो, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको वैसे कैसे किया जाता है। देखो 40 लीटर की मात्रा थी, उसमें अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की मात्रा कितनी थी, देखो वाटर की मात्रा 40 लीटर वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर की रेशियो था 3/8, यानी कि जितना भी मात्रा थी उसमें 3/8 मिक्सचर क्या था, 3/8 क्या था, पानी था, ठीक है। कितने लीटर मिक्सचर में, 40 लीटर मिक्सचर, ठीक। हमने कहा जो x लीटर हमने निकाला और फिर x लीटर डाला, देखो अगर मैं कहूं कि ये देखो ये ग्लास को देखो, ये ग्लास में मान लो कुछ पानी और कुछ दूध भरा हुआ है, ठीक, कुछ पानी और कुछ दूध भरा हुआ, अब ये मिक्सचर अच्छे से मिलाया गया, इसमें से कुछ भी मात्रा मान लो इतनी मात्रा निकाल दी गई,
तो उसमें जो बचा हुआ मिक्सचर है, मान लो ये यहाँ तक खाली हो जाता है, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज होगा नहीं, मात्रा बस चेंज हो रही है। हम रेशियो पे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि 3/8 हिस्सा ये जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें मात्रा है किसकी, वाटर की। जो हम ऐड कर रहे हैं मिक्सचर में उसमें टोटल पानी की मात्रा रेशियो कितना है, एक पूरा का पूरा। और इससे हमारा जो रिजल्टेंट मिक्सचर बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 1:1 का, यानी इसमें वाटर की मात्रा कितनी, आधा, आधा वाटर आधा मिल्क, ठीक। अब यहाँ पे 3/8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। अब इसको एक में से 1/2 घटेगा, 1/2 आएगा, और 1/2 में से 3/8 घटेगा, तो आप कहेंगे 1/2 में से 3/8 घटाने के लिए इसको 4/8, 4/8 माइनस 3/8, तो ये हो जाएगा 1/8। रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से गुणा कर देंगे, यानी रेशियो आ जाएगा 4:1 का, 4:1 का। अब देखो, आपने कहा ये क्या कर दिया आपने, ये तो कमाल ही कर लिया। मैंने कहा देखो, 4 रेशियो बचा हुआ मिक्सचर है, 1 रेशियो निकला हुआ मिक्सचर, यानी टोटल मिक्सचर कितना है 5, और 5 बराबर कितना है, चल हमने x लीटर निकाला, x लीटर कुछ भी ऐड कर दिया, तो जो टोटल मात्रा रही मिक्सचर की वो तो बराबर रहेगी। यानी 4 रेशियो ये लिया, 4 रेशियो बचा हुआ मिक्सचर था, 1 रेशियो जो जोड़ा गया, 5 रेशियो बराबर 40 है, तो 1 रेशियो बराबर 8, यही पूछा गया था 1 रेशियो के लिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये वाली मेथड लगानी है, वैसे ये वाली भी, ठीक, क्लियर हो गया। या फिर आप ऐसे कह सकते थे, ठीक है, कि ऐसे देखो कि अगर मान लो कि 40 लीटर मात्रा थी, यहाँ पे कोने में देखो, अगर 40 लीटर थी तो उसमें पानी क्या निकाला जा रहा है, मिक्सचर क्या ऐड किया जा रहा है, पानी, ठीक, बोलो क्लियर। तो पहले हम देखते हैं कि दूध की मात्रा ओरिजिनल मिक्सचर में कितनी थी। दूध की मात्रा ओरिजिनल मिक्सचर में थी 5×25 लीटर, ठीक है। 25 लीटर में से हमने x लीटर मिक्सचर का निकाला, x कितना है पूरे भाग का, 40, तो अब इतना दूध बचना चाहिए, ये बराबर आपका कितना है, आधा बचा, यानी कि 20। समझ रहे हो आप, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 एकदम बेसिक वाली, ये मेथड 2 मिक्सचर एलिगेशन वाली, मेथड 3 ये समझ लो और ट्रिक है। हमने कहा 25, हम मिल्क पे ऑपरेट करते हैं, मिल्क 25 लीटर था, हमने x पार्ट इस मिक्सचर का निकाल लिया, यानी कि x/40 इतना हिस्सा निकाल लिया, तो बचा कितना, 1 - x/40, और इतना बराबर, अब मिल्क की मात्रा कितनी हो गई, 20। दूध की जो अब मात्रा है और पीछे वाली मात्रा का अनुपात कितना बचा, 20/25, यानी कि 4/5, यानी 1 - x/40 बराबर 4/5, तो x/40 बराबर 1/5, तो x बराबर 8, यानी कि कितना मात्रा निकालेगी। तो आप जो मेथड मन करें एग्जाम में यूज कर सकते हो, मैंने आपको सारी मेथड समझा दी, ठीक है। पार्टनरशिप का प्रश्न था, ये प्रश्न भी, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या कहा गया उस पर फोकस करना है। ए और बी ने 3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, ए को अपने कैपिटल पे 10% सिंपल इंटरेस्ट मिला, टोटल प्रॉफिट अगर 1,32,000 का हुआ, ए 1800 इंटरेस्ट के रूप में, मतलब 1800 रुपए ए को इंटरेस्ट के रूप में मिल गया, तो बी का शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट में कितना। देखो आप सब कुछ भूल जाओ, आप मुझे एक बात बताओ, एक 13,200, सॉरी 13,200 में से 1800 तो ए अपने आप लेके चल गया, यानी बचा कितना, कितना बचा। अब इसमें जिस अनुपात में इनका शेयर उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। हमसे पूछा किसका हिस्सा गया है, हमसे पूछा गया बी का लाभ, बी का अनुपात 5, बी का 5 आउट ऑफ 8, तो इतना ही इनको हिस्सा मिलेगा, सिंपल सी बात। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 3 34, 8 चौको 32, 2 20, 8 दूनी 16, 5 40, 8 पंचे 40, 1450, 25 गुणे 5, 14 पंचे 70, यानी 7,000 और 125 और जोड़ देंगे, ठीक है। ये सब भूल जाओ, ब्याज मिलता है, ये मिलता है, ये सब बस घुमाने के लिए, ठीक है, आपका दिमाग घुमाने के लिए ये प्रश्न। ये प्रश्न देखो, ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बोनस प्रश्न है, आपको करना चाहिए। ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 3 महीने, मतलब मान लो कि 100 रुपए लगा के ए स्टार्ट करता है, 3 मंथ बाद क्या होता है, 3 मंथ बाद बी आ जाता है ए का दोगुना पैसा लगा के, यानी 200 लगा के। एनुअल प्रॉफिट अगर 6600 का है तो बी का शेयर कितना है। देखो ऐसे प्रश्नों में ये ना गलती करना कि जिस अनुपात में लगाया उसी अनुपात में, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट का शेयर होता है ना, पी शेयर, वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पहले का, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम दूसरे। अब ये 200 रुपए 3 महीने बाद आए हैं, यानी कि 9 महीने के लिए लगाते हैं, ये 100 रुपए 12 महीने के, तो इनका 1200 शेयर हो गया, इनका 1800, 1200 1800 का रेशियो 2:3, यानी इसी अनुपात में इनमें लाभ बटेगा। तो अगर कुल फायदा 6600 का है तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/5 और गुणे 6600। सारे ऑप्शन गलत हैं क्या बच्चे, ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना, 3/5 और मेंसुरेशन का ऐसा प्रश्न आ रहा है, और मेंसुरेशन
प्रिज्म पिरामिड काफी दिन से प्री में नहीं पूछा जा रहा था। क्या होता है देखो, प्रिज्म का बेस दे दिया गया हेक्सागोनल बेस है, ठीक है। साइड दे दी गई 8 सेंटीमीटर बेस की, हाइट दे दी गई 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पूछा गया। बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है। देखो, प्रिज्म का या किसी भी 3D आकृति का जो वॉल्यूम होता है ना, वो बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है? मैंने कहा चाहे घन देख लो, उसका आधार का घनाभ का इतना होता है, आधार का एरिया इंटू एच कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। अगर मैं क्यूब के लिए बात करूं तो उसका बेस का एरिया ए स्क्वायर, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका। अगर मैं सिलेंडर के लिए बात करूं तो उसका बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने कहा अच्छा और किसका? मैंने कहा आप कोण के लिए भी देख सकते हैं। कोण के लिए कैसे? कोण के लिए अगर आप देखेंगे तो कोण का, चूंकि देखो ये उस आकृति के लिए है जो टॉप पे और बॉटम पे दोनों जगह सेम है। यहाँ पे देखो कोण में, कोण को पता है 1/3 हो जाता है, तो यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर। ऐसे प्रिज्म के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बट अगर पिरामिड की बात होगी तो वो भी ऊपर और नीचे सेम नहीं होता, तो उसका हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। मेरी एक वीडियो है स्टार बैच की, प्रिज्म की 45 मिनट की, पिरामिड की 45 मिनट की, उसमें 50-50 शायद 30-30 प्रश्न करवाए, सारे कॉन्सेप्ट समझाए, देख लेना, ठीक है। मोर देन एनफ। तो हमें यहाँ पे प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना था। एरिया ऑफ बेस, अब यहाँ पे हेक्सागोन का बेस आपको पता है 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर होता है हेक्सागोन का बेस, और इंटू इसी में हाइट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने कहा 3√3/2 गुणे साइड का स्क्वायर 64 और गुणे हाइट है 15। अब 2 से ये काटेंगे 32 हो जाएगा, 15 गुणे 32, 15 तिया 45, यानी 450 और 30 480 तिया 1440√3 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1440√3 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कहा गया एक हेमीस्फीयर है, एक सिलेंडर है, से काटा गया है। ये हेमीस्फीयर या सिलेंडर इज कट आउट। देखो हेमीस्फीयर क्या होता है, ये देखो, ठीक। अब आपको इसमें से एक सिलेंडर काटना है, ठीक है। सिलेंडर सेम रेडियस और हाइट का काटा गया है। सेम रेडियस का कैसे काटेंगे? देखो, हाइट कितनी हो जाएगी आपको पता है, इसमें से अगर ये पूरा कितना है, अगर रेडियस आर रही हो तो ये 2r, इसमें से हम आर रेडियस का काट रहे हैं, क्या आर रेडियस का सिलेंडर काट रहे हैं, और हाइट आर सेंटीमीटर रख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं इसमें अगर मैं इसको किसी आयत में पिरोऊं तो आपको पता है ये साइड कितनी हो जाएगी 2r, ये वाली कितनी हो जाएगी r। अब अगर हम आर रेडियस का सिलेंडर काटेंगे तो आपको पता है कि ये देखो आर रेडियस का सिलेंडर इससे कट ही नहीं सकते। आर रेडियस का सिलेंडर काटोगे तो आपको पता है इतना हिस्सा तो बाहर निकल जाएगा। ओ आर रेडियस का सिलेंडर, अगर देखो अगर आर रेडियस का सिलेंडर काटोगे तो आपको पता है ये पूरा इस तरह से कटेगा, ठीक है, इस तरह से कटेगा। आर रेडियस का सिलेंडर काट ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैं फिर से समझा रहा हूं। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे एक हेमीस्फीयर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक सिलेंडर सेम हाइट और सेम ऊंचाई का काटा गया। पहली चीज आप समझो, देखो ये मान लो कोई शेप है, इसमें मैं हेमीस्फीयर बनाने के लिए ऐसा मैंने बनाया, ये मान लो हेमीस्फीयर है आपका, ठीक है, हेमीस्फीयर ऐसे बना दिया। तो अगर हमें सेम हाइट और सेम ऊंचाई का सिलेंडर काटना होगा तो आपको पता है सिलेंडर कुछ इस प्रकार से कटेगा। क्या इससे कोई सिलेंडर कट सकता है हेमीस्फीयर से सेम ऊंचाई का? आपने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो बाहर निकल जाएगा। तो आप पहले देखो हेमिस, इसको आंसर लाने के लिए किया जा सकता है, बाकी प्रश्न गलत है। हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई r³ होता है, राइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का होता है 1/3। अच्छा, सिलेंडर का होता है πr², यानी पाई गुणे आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई r, यानी कि πr³। तो आप बताओ क्या इस आयतन में से ये आयतन निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये आयतन ही कम है। तो आपसे कहा गया कि अगर इन दोनों का पहले डिफरेंस ले लो, जो बचा हिस्सा यही तो होगा। आपको क्या, बेलन और शेष भाग के आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन तो ये हो गया, और शेष भाग कितना πr³ में से 2/3 πr³, यानी 1/3 πr³। तो अगर ये निकालना था, अगर रेशियो निकालना था तो वैसे तो निकल सकता है, बट वैसे तो ये प्रश्न गलत है, ठीक है। जो भी आंसर दिया होगा। मान लो ऐसा कह देते कि आधी रेडियस, आधी हाइट का h = r/2 का काटा गया। फिर देखते हैं, ठीक।
h बराबर r/2 का अगर निकाला गया तो ये प्रश्न सही हो सकता था। देखते हैं कैसे। यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर गुणे h कितना था r/2, यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर होता, तो हाफ पाई आर क्यूब होता। अब आपसे कहा जाता है कि अगर ऐसा काटा गया है तो देखो ऐसे ऐसे कुछ मिल जाता है आपको, ये हो सकता था, ठीक है। हालांकि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो स्फीयर होता है वो इस तरीके से होता है, हेमिस्फीयर जो होता है वो इस तरीके से होता है, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए पॉसिबल है। अदरवाइज आप यहां तक आओगे तो ये इस तरह से तो सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, तिरछा काटना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, फिगर ड्रा ही नहीं कर सकते ऐसे। तो आपने कहा अगर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इतना था, मान लो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना था, 1/2 आया है, 1/2 पाई आर, 2/3 था, उसमें से 1/2 निकाल लिया गया, तो आगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 1/2 है, और शेष आकृति का आयतन तो पहले था 2/3, उसमें से 1/2 निकाल लिया गया, कि 2/3 माइनस 1/2 सॉल्व करोगे 1/2 रेशियो 2×4 -3 1/6, यानी कि 6 से गुणा कर देंगे 3/1 आ गया। ये कैसे, पहले भी तो 3/1 आ रहा था ना। अब हेमिस्फीयर में इतना हिस्सा बच रहा है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का जो बचा हुआ हिस्सा है वो ज्यादा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ज्यादा है, पहले इसका वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, डायमेंशन इतना इतना है, उसमें 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं 5 मीटर त्रिज्या के। कहा गया व्हाट द एरिया ऑफ ग्रास लेफ्ट, बचे हुए घास का क्षेत्रफल बताना है। देखो मैं एक फिगर बना रहा हूं, मैं एक आयत बना दे रहा हूं, ठीक है। ये मान लो आयत है, ठीक है। इसमें 2 बेड बनाए गए फ्लावर के, इस प्रकार से कि एक दूसरे को टच करते हैं। ये देखो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूँ टच कर रहे हैं, वैसे टच नहीं कर रहे हैं बट फिर भी मान लेता हूँ ये टच कर रहे हैं, रुक जाओ इसको टच करवा ही देता हूँ, ठीक है। अरे यार, टच कर जा भाई, टच कर जा, टच कर जा। हाँ ये ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको इस साइड से भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये मान लेते हैं ये दोनों बेड है, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये दोनों बेड है सेम साइज के, हालांकि इसमें नहीं दिख रहा बट मान लेते हैं सेम साइज का। फिर आपसे कहा गया कि देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अब होता है ये 5 मिलके 10, तो इसकी चौड़ाई 10 है, ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5 मिलके 20, तो इसकी लंबाई 20 है। इस तरह से कुछ शेप बन के आया होगा। अब आपसे कहा गया बचा जो इलाका है, यानी ये वाला इलाका, इसमें लगाया गया घास, इसमें घास लगी हुई है, तो कहा गया फ्लावर बेड को निकाल के घास का क्षेत्रफल बताओ। तो अगर मुझे ऐसा निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से 2 सर्कल्स का एरिया में घटा दूं तो आपका एरिया ऑफ ग्रास आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10 200, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ पाई गुणे रेडियस कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि आपका उत्तर कितना हो जाएगा 200 माइनस 50 पाई, 200 माइनस 50 पाई, ठीक है। कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं। ये आपका वो वाला है बोनस, क्या है, रेक्टेंगल है 6 क्रॉस 4, सेमी सर्कल कंस्ट्रक्टेड ऑन द शॉर्टर साइड, फाइंड द टोटल एरिया। देखो ये एक रेक्टेंगल है मान लो, ठीक है, मैं फिर से रेक्टेंगल बना दे रहा हूं, टोटल एरिया निकाल। अब देखो यहाँ पे सब प्लस में आ रहा है, तो 6 चौको 24 से सब प्लस में आ रहा है, इसका मतलब बाहर के साइड में बना, अगर अंदर बना होता तब टोटल एरिया तब तो 24 ही रहता, लेकिन प्लस आ रहे हैं ऑप्शन, यानी कि सीधे समझ में आ गया कि शॉर्टर साइड पे कोई सेमी सर्कल बनाया गया। ये देखो इस तरह से बनाया। अब आपको पता है 6 क्रॉस 4 का है, तो 6 तो ये भुजा हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। अगर ये पूरा व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई/2 आर स्क्वायर, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आपने कहा पाई/2 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर 4, 2 से कट जाएगा 2, तो 2 पाई जुड़ जाएगा, किसमें जुड़ेगा 24 में, 24 प्लस 2 पाई, क्या बनाया गया सेमी सर्कल। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन में ही कहीं नहीं दिया गया, तो अब मैं क्या करूं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है। पहली चीज मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपनी एक वीडियो है, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपनी एक वीडियो है, कितने घंटे की, 2 घंटे की होगी, जिसमें आपको सारे प्रश्न सीजीएल मेंस तक के और सारे कॉन्सेप्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड देयर, तो वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके लिए मोर देन एनफ हो जाएगा, ठीक। प्रमोशन नहीं है, आपके लिए शॉर्ट टाइम में क्या कर सकते हैं वो। देखो लाइंस के कई इक्वेशन होते हैं, एक होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी या बराबर सी बराबर, एक ये इक्वेशन हो गया। एक होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तीसरा होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स या एम एक्स प्लस सी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन पॉन
x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, ये भी होता है। तो ये सारे कुछ इक्वेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या प्रवणता कहते हैं, ये tan थीटा की वैल्यू होती है। सिंपल सी बात जानो। अब आपसे कहा गया फाइंड स्लोप ऑफ दिस वन, तो आप क्या काम करिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, अगर किसी रेखा, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म की अगर ये लाइन है, तो इसकी जो स्लोप होती है या प्रवणता होती है, हिंदी में कहें प्रवणता या ढाल जो भी होती है, वो होती है माइनस ऑफ, माइनस ऑफ, माइनस होता है प्लस होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट, यानी कि माइनस ऑफ ए बाई बी, ठीक है। तो माइनस ऑफ ए बाई बी यानी कि माइनस ऑफ, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, -3/5। समझ में आया आपको क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि अगर आपको कोई रेखा दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बटे में वाई का कोफिशिएंट। सिंपल सी बात समझ में आ गई, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे करो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको ये लाइन का फॉर्म याद रखना है, कौन सा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप देखो यहाँ पे y को एक साइड में रखना है, यानी कि 5y बराबर -3x और +6 हो जाएगा। अगर 5 से डिवाइड कर दे तो -3/5 प्लस 6/5। y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम ही तो टेंजेंट होती है, यानी एम की तुलना कर दो तो -3/5 हो जाएगी, ठीक है। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि अगर दो रेखाएं पैरेलल, लिख लेना कहीं पे, यहाँ पे मैं कोने में लिख दे रहा हूं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी प्रवणता बराबर होगी, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी प्रवणता का गुणनफल -1 होगा, ठीक। अगर आपको पूछा जाए इस रेखा पे लंबवत कोई रेखा का वो प्रवणता क्या होगी, तो आप -x/y को चिन्ह बदलेंगे, प्लस कर देंगे और पलट देंगे, यानी y/x। y का कोफिशिएंट कितना है, 5/3। सिंपल सी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये प्रश्न आपको बताना है, ये आपका आंसर करना है, कमेंट क्वेश्चन नंबर 11 लिखना है, और आंसर क्या होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना है। सेम प्रश्न मैंने समझा दिया, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट बता दिया। देखो सेंट्रॉयड दे दिया गया, सेंट्रॉयड निकालने कहा गया। देखो अगर कोई सर्कल हो, सर्कल का सेंट्रॉयड निकलता है नहीं, अगर कोई ट्राइंगल हो, उसके अगर वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, तो इसका अगर सेंट्रॉयड केंद्रक का अगर पूछा जाए कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के तीनों को जोड़ दो, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और कॉमा लगाते हैं, बोलते नहीं है, y1 y2 y3 y3, ये कॉन्सेप्ट, तो ये दे देना। अब अगर मान लो इसका एरिया पूछा जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ इंटू x1 से शुरू करते हैं, बाकी y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y, ये एरिया होता है। इस पे भी अभी तो चलो इससे केंद्रक का पूछ लिया, अब हो सकता है इससे पूछ ले, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली वीडियो में कवर्ड है। यहाँ पे x1 y1 इसका निर्देशांक a का मान लो, ये b है, x2 y2, ठीक है, और ये c है, ठीक है। केंद्रक का अगर पूछा जाएगा, व्हाट विल बी सेंट्रॉयड फॉर दिस ट्राइंगल, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। अगला प्रश्न देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस वन टू लाइन दिस वन। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर इफ यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन लाइन whose equation is ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, पॉइंट कौन सा है, what are the coordinates of the point, x1 and y1, so the length of the perpendicular will be equal to ax1 प्लस by1 प्लस c, मॉड लगा दो यानी कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू, बटे में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर 2 - 3 से इस पे ड्रॉ करना है तो आपको क्या काम करना है, सिंपल सी बात, x की जगह पे 2 पुट करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, मतलब क्या हुआ, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 4 गुणे -3 यानी कि 12 हो गया, और प्लस 5 बटे में √a² प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर यानी कि 5। तो आपका ये 6 5 11, 11 में से 12 घटेगा, माइनस का 1, लेकिन माइनस का 1 के आगे मॉड अगर लगा है, मॉड का मतलब क्या होता है कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू हमेशा आएगी,
पॉजिटिव क्यों? क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो आपने कहा इसकी वैल्यू हो गई 1/5। 1/5 मतलब 0.2। तो ऑप्शन सही कर लेना, 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। स्टेटिस्टिक्स की भी मैंने अपने चैनल पे ही, ठीक है, 2 घंटे की एक वीडियो होगी, 2 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो, उसमें वेरिएंस से लेके मीन, मोड, मीडियन जो भी निकालना है हिंदी अंग्रेजी में सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा रखे हैं, मोर देन सीडीएस। तो वो देख लेना, उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न और साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करवाए हैं, देख लेना, काम की है, आपके मेंस एग्जाम में काम आएगी। और अभी चूंकि प्री में भी आपका प्रश्न आने लगा तो अच्छी है, उपयोगी है। तो थोड़ा सा चेंज कर लेना प्रश्न में, ठीक है, यहाँ पे x/2 कर लेना। अब देखते हैं क्या कहा गया कि फॉर गिवन डेटा मोड इतना है, मीडियन इतना है, मीन इतना है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x+2 ना करके x/2 कर लेना, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, एमंग करेंगे, एमंगस्ट मीडियन, मोड एंड मीन। आप कहेंगे फॉर्मूला सबको पता है महाराज, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन बराबर 3 टाइम्स ऑफ मीडियन बराबर 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस मोड। सिंपल सी बात है। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन 2 टाइम्स ऑफ x/2 यानी कि x प्लस मोड, मोड को x+4 कर लेना, x+4, ठीक है, यहाँ पे x+4 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे x+4 कर लेना। तो आपने कहा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन यानी 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन, 2 टाइम्स ऑफ कितने की वैल्यू हो गई इतना, प्लस मोड, मोड कितना है x+4। तो यहाँ से हमारा आ गया 3x इज इक्वल टू 2x+4, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक, x की वैल्यू 4। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर इसको 4 कर लिया जाए। ऑप्शन ए आई का कमाल है भैया, जो सारे ऑप्शन गलत आ रहे हैं ना। ये देखो, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। कहा गया 11 लोगों का एवरेज 45 था, 12वां नंबर ऐड किया गया, एवरेज, मीन मतलब एवरेज, एवरेज 47 हो गया। देखो 11 नंबर थे, एक और ऐड हुआ तो कितना हो गया 12, 12 पे 45 से 47 हुआ यानी 2 बढ़ाया, यानी कि एक्स्ट्रा कितना लेके आए 24, किससे, एवरेज से, यानी कि अगर 45 एवरेज था उससे 24 एक्स्ट्रा, तो कितना होगा वैल्यू, ये आपको कमेंट में बताना। आपको स्लोप निकालनी है, मैंने क्या बताया था मेरे भाई, y बराबर mx प्लस सी। अभी मैंने बताया था कि y बराबर mx प्लस सी, जो m होता है वही होता है स्लोप, ठीक है। प्रतिगमन रेखा का ढाल क्या होगा, ठीक है, प्रतिगमन रेखा का ढाल मतलब क्या हो गया, प्रतिगमन रेखा का ढाल मतलब क्या हो गया कि m की वैल्यू बतानी है। और मैंने क्या बताया था, y बराबर mx प्लस सी में टेंजेंट स्लोप क्या होता है m, tan थीटा या m, ये कितना होता है देख लो, इससे तुलना करके बताना क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। कहा गया ए कोई कार्य 12 दिन में, बी 15 दिन में, 3 दिन एक साथ काम करने के बाद बी छोड़ देता है। ए सी के साथ कार्य करता है और 2 दिन में काम खत्म हो जाता है, तो सी अकेले कितने दिन में काम कर लेगा। ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी के साथ ए और सी जब मिलते हैं, ठीक है, तो 2 दिन में काम हो जाता है। पहले समझो बात को, ए और बी आते हैं, 3 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है। देखो अगर 12-15 कैल्शियम लेने जाए तो 60 हो जाएगा। हम मान लेते हैं 60 यूनिट टोटल कार्य, तो ये 12 दिन में 60 यानी एक दिन में 5, बी 15 दिन में 60 यानी एक दिन में 4, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 9। 3 दिन तक इन्होंने काम कर लिया, इन 9 तिया 27 यूनिट हो गया, बचा कितना 33 यूनिट बचा है। अब 33 यूनिट ए और सी मिलके 2 दिन में कर देते हैं, यानी ए और सी का 2 दिन का कार्य अगर 33 यूनिट है तो एक दिन में 33/2 यूनिट करेंगे। अगर ए और सी एक दिन में 33/2 करते हैं, ए 5 करता है, तो सी कितना करेगा 33/2 -5 यानी कि 23/2। अब 23/2 सी एक दिन में कर रहा है, उसे 60 यूनिट करने के लिए कितना दिन लगेगा 60/23/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 120/23। अब देखो 23 एक ही जगह दिख रहा था, 23 मार्क कर देते, ये ऑप्शन मैंने सेट किया था इस वजह से, क्योंकि मैंने 23 और ये थोड़ा घुमाया। बाकी एआई जो सेट करता है वो आपको पता ही है कैसे सेट कर रहा है, ठीक है। ए और बी कोई कार्य, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। प्रश्न देख लेंगे। एक प्रश्न ऐसा बोनस प्रश्न में है कि एक आदमी ए से बी तक 60 के स्पीड से जाता है और बी से ए तक 90 के स्पीड से वापस आता है। देखो कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां जाता है, ठीक है,
एक्स स्पीड से और वापस आता है वाई स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? क्या होती है? 2xy बटे एक्स प्लस वाई। ठीक। और आपको पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर आपको निकालना है, टोटल डिस्टेंस ये बराबर होता है एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम। अब आपने कहा अगर 60 से गया 90 से वापस आया तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ 60 इंटू 90 और बटे 60 प्लस 90 यानी कि 150। ये जीरो कटा, 15 चौको 60 हुआ, यानी कि 2 चौको 8 9 72, 72 घंटे 72 एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे इनकी एवरेज स्पीड आ गई। और कहा कि वापस आ जाता है 5 घंटे में, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? 72 गुणे 5 यानी कि 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर है क्या मेरे भाई? 360 किलोमीटर वो दूरी है जो ये गया और उतना ही वापस आया। एक साइड की आपकी दूरी पूछी गई तो 360 का आधा 180। पहली बार ऐसा हुआ है जो एआई ने प्रश्न का ऑप्शन सही सेट किया है। ये प्रश्न कहा गया 2 इनलेट पाइप है, 12 और 18 मिनट में भर सकते हैं। एक इम्पटी करने वाला जो 15 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों खोले, 12 18 और 15 का एलसीएम अगर लेने जाओगे, 12 18 का 36, 36 और 15 का कितना हो जाएगा? 36 और 15 का 180। अब 180 तो ऊपर आएगा, तो जहां पे 180 नहीं आ रहा वो काट। ये 12 मिनट में 180 बढ़ता है यानी 1 मिनट में 15, ये 18 मिनट में 180 बढ़ता है यानी 1 मिनट में 10। ये भाई साहब खाली करते हैं 15 मिनट में 180 यानी 1 मिनट में 12 खाली। तो ये टोटल कैपेसिटी ये 1 मिनट में किया गया कार्य, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टेकन टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टोटल बटे 1 मिनट। तो 180 बटे 15 10, 25 में से 12 घटे 13, तो 180 बटे 13 कहाँ पे दिख रहा है? ये ऑप्शन थोड़े से क्लिष्ट दिए थे, बाकी कुछ। अब आपके एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस का भी प्रश्न आ रहा है, बट हाइट एंड डिस्टेंस कभी देख के घबरा ना जाया करो कि भैया क्या ही पूछ लिया। हाइट एंड डिस्टेंस में बस बेसिक सा फॉर्मूला लगता है, प्रश्न को पढ़ते हैं फिर उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कहा कि एक बैलून है जो राइज करता है 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जो 100 मीटर दूर से पहले एंगल 30 डिग्री देखता है, फिर 60 सेकंड पहले पहले 30 डिग्री एंगल रहता है, फिर 60 डिग्री हो जाता है, तो टाइम कितना लगा होगा ये पूछा गया। ठीक है। तो अगर मैं करने जाऊं तो कैसे होगा? देखो प्रश्न को देखो, थोड़ा सा मैं कैसे चेंज कर। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाऊं अपना, तो मैं ये कहूंगा कि मान लेते हैं, मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। ठीक है। मैं मान लेता हूं कि जो आपका गुब्बारा था वो पहले यहाँ इतनी ऊंचाई पे था। ठीक है। इतनी ऊंचाई पे था। ठीक है। यहाँ पे गुब्बारा था, ये इसके आधार से कितनी दूरी से ऑब्जर्वर देख रहा है? 100 मीटर से। राइट। कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री। यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? tan 30 अगर मैं लूं तो tan 30 बराबर मैं कह सकती हूँ, tan 30 बराबर मैं कितना कह सकता हूँ? tan 30 बराबर कितना कह सकता हूँ? ये ऊंचाई जितनी गुब्बारे की ऊंचाई है और बटे में 100, तो ऐसे h बराबर कितना हो जाएगा? ये हम tan 30 की अगर वैल्यू पुट करें तो 1/√3 बराबर h/100, यानी h की वैल्यू 100/√3, 100/√3। ये समझाना नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए 100/√3 होती है। ठीक है। क्योंकि अगर ये 30 डिग्री हो तो इसका और इसका अनुपात होता है 1 और √3 का। अब आपसे क्या कहा गया कि जो गुब्बारा है वो थोड़ा चालाक आदमी है, वो टी सेकंड में मान लो यहाँ कहीं पहुंच जाता है। ये मान लो टी सेकंड में यहाँ पहुंचा, 3 के स्पीड से टी सेकंड में 3t दूरी ऊपर गया, और अब यहीं पे कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का, यानी ये पूरा कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो अब tan 60 लगा दो। तो अगर मैं tan 60 करने जाऊं तो tan 60 बराबर अब कितना हो जाएगा? पूरी ऊंचाई 3t प्लस 100/3, राइट। और बटे में आधार कितना है? 100। तो आपने कहा बहुत सुंदर सी बात है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा tan 60 की तो मुझे वैल्यू पता है। मैंने कहा कितनी? √3, √3 में 100 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 100√3 बराबर 3t माइनस 100/√3। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3t को एक साइड में रखो, यानी 3 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल टू 100√3 प्लस है, सॉरी 100√3 माइनस 100/√3। तो मैं अगर 100 कॉमन ले लूं बचेगा √3 माइनस 1/√3, यानी कि 3 माइनस 1/√3, यानी कि आपका लिखा है 200/√3, राइट। 3t बराबर अगर इतना है तो t बराबर 200/3√3। 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 से देखो 3 छके 18 और 3 सते के 67 के करीब, और √3 की वैल्यू अगर रख दो 1.73। अगर 1.7 होता तो 17 चौको 68, 40 सेकंड के करीब होता। 40 से थोड़ा सा कम, 1.7 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी आपका आंसर 40 से थोड़ा सा कम होगा लेकिन कम रहेगा, तो 38.5 के करीब हो जाएगा। ठीक है।
1.7 से डिवाइड करके देखो, सिंपल सी बात है। तो 38.5 सेकंड में गुब्बारे का जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। आपको पहले छोटे वाले ट्राइंगल में tan लेना है, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में। सिंपल सा प्रश्न है, आपसे हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा के प्रश्न बहुत लल्लू लाल आ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं। एक प्रश्न कोई कह रहा था x प्लस 1/x+2 इस तरीके का आ रहा है, ये बराबर 7 है। अब वो भैया क्या कहना चाह रहे थे, इसमें इस पे ऑपरेट कुछ करा। अगर ऐसा प्रश्न दे दिया जाए मेरे भाई, तो आपको घबराना नहीं है, बस दो दो दोनों साइड में जोड़ देना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब इसके पावर कुछ पूछा जाए, इसका स्क्वायर पूछा जाए तो 9 का स्क्वायर -2, इसका क्यूब पूछा जाए 9 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ 9, इसके पावर 4 पूछा जाए तो इसका m² -2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाए। तो आपसे जो भी पूछा जाए, ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसके नीचे वाला। ठीक है, यहाँ नहीं बे, यहाँ वाला। ठीक है, ये देखो क्या कहा गया इस प्रश्न में, कहा गया a प्लस बी प्लस सी 0 हो, ए बी प्लस ए, हाँ ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि 2 कॉमन ले लिया। अब ये तो 0 हो गया, यानी हम कह सकते हैं ये 0 अगर हो गया कि a² प्लस b² प्लस c² बराबर माइनस ब्रेकेट का ab प्लस bc प्लस c, और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी बटे a²b² c² निकाला, तो माइनस का एक उत्तर हो जाएगा। आपने कहा कैसे, टू क्यों नहीं, टू कहाँ गायब हुआ। मैंने कहा बिल्कुल टू भी रहेगा, तो यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर -1/2। क्लियर हो गया। अरे देखो a² प्लस b² प्लस c² बराबर कितना हुआ, a² प्लस b² प्लस c² -2 टाइम्स ऑफ इतना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, -2 टाइम्स ऑफ इतना, तो 1/-2 यानी -1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना कुछ गड़बड़ी ना। प्रोबेबिलिटी का प्रश्न आ रहा है, तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे पूछी जाती है। देखो कहा गया, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न क्या कहा गया, अगर टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड 4 ग्रीन 3 ब्लू बॉल, यानी आपके पास 5 4 9 3 12 बॉल्स थी, जिसमें से 2 बॉल रैंडम निकाली गई, एक निकाली गई एक निकाली गई। देखो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखो अब देखो, पहली चीज आपको प्रोबेबिलिटी में एक चीज सीखनी होती है। अगर आपसे कहा जाए कि 12 चीजों में से 2 चीजें निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं पूछूं n चीजों में से 8 चीजें रैंडमली निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल है अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। जिन्होंने नहीं जानना, मतलब जिनको नहीं पता, प्रोबेबिलिटी की बेसिक क्लासेस देख लें। ठीक है, तो ऐसे 12 चीजों में से अगर 2 चीज निकालेगी तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 12c2। 12c2 को क्या लिख सकते हैं, 12। ठीक है, फैक्टोरियल आप 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी आप कह सकते हैं कि 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 to 1 तक आना। तो ऐसे 12 11, अब यहाँ से देखो n माइनस, इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ से लेके यहाँ तक को n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ ऐसे, तो ऐसे 12 को मैंने लिख लिया। अब ये हुआ 12 गुणे 11 बटे 2, तो 2 से 12 को काट देते हैं, 2 छके बाद 6 गुणे 11, यानी कि 66 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 66 तरीके हैं 12 बॉल्स में से 2 बॉल्स निकालने के। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, लिख लेते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 66। अब एक चीज बता, अगर मैं कहूं 5 रेड में से 2, अगर 2 मतलब 5 रेड में से, अगर मैं कहूं 5 रेड में से 2, हम ये करते हैं कि जो 2 बॉल्स निकली हैं वो सेम कलर की हो, सेम कलर की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 66 तो टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी यानी 66 तरीके से निकल सकती है। अब सेम कलर की होने की पॉसिबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं फोकस करता हूं, 3 अलग अलग कलर है, तीनों पे अलग अलग अप्लाई करें। अगर मैं कहूं तीनों बॉल्स रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे 5 रेड है, दोनों बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप कहेंगे 5 रेड बॉल में से 2 निकलना है, यानी 5c2 तरीके है। 5c2 कहने का मतलब कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, यानी कि 3 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा ऐसे, देखो 5 गुणे 4 और गुणे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, बटे में 2 यानी 20 बटे 2, यानी कि 10 तरीके ये हो गए। अगर मैं कहूँ ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ग्रीन 4 है, 4 में से 2 निकालने के सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी 4c2, यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2, यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो क्या 4 गुणे 3 बटे 2 फैक्टोरियल, और 1 2 फैक्टोरियल कट गया, तो 12 बटे 2
यानी कि 6 तरीके हैं ग्रीन, दोनों ग्रीन होने के, ठीक है। ब्लू बॉल्स, अरे मैं कह रहा हूं कि रेड निकालेगी और दोनों निकालेगी रेड, अगर 5 रेड बॉल होती उसमें से निकालते, पांचों अलग अलग बॉलों में 10 तरीके थे दोनों के आने के, ठीक है, मतलब रेड होने, दोनों बॉल्स के रेड होने के, दोनों बॉल्स के ग्रीन। ऐसे अगर मैं ब्लू बॉल्स की बात करूं तो ब्लू के तरीके, मतलब दोनों बॉल्स ब्लू होने के, सेम कलर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? आप कहेंगे 3 ब्लू बॉल्स है, उसमें से 2 निकल रही है, यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 1, यानी कि इसके तरीके कितने हो जाएंगे? अरे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी 3 तरीके ऐसे। टोटल सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 10, 6, 16, 3, 19। 19 तरीके हो गए जब ये सेम कलर आएंगे, यानी कि बॉल्स जो आएंगे वो 19 तरीके से सेम कलर। यानी अगर मैं कहूं कि 12 बॉल्स में से 2 बॉल्स निकाली जाएं जिसमें 5 रेड 4 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि सेम कलर्स की हो? आप कहेंगे 19 चांसेस है सेम कलर के होने के, बट टोटल कितने हैं? 66 चांस। तो ये तो हो गया सेम कलर होने की पॉसिबिलिटी। तो आपको क्या निकालना, क्या सेम कलर निकालने की पॉसिबिलिटी पूछी गई थी? नहीं, दोनों गेंदों का रंग अलग अलग हो। यानी अगर आपसे अलग अलग पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सेम कलर होने की पॉसिबिलिटी 19/66 है, तो डिफरेंट कलर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस सेम कलर होने की पॉसिबिलिटी, यानी 1 माइनस 19/66, यानी कि कितना हो जाएगा? 47/66 आपका उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। ये बेसिक मेथड हो गई, समझ में आई। अब दूसरी मेथड में समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल तरीके आपको पता चल गया 66। अगर मैं कहूं कि दोनों बॉल्स निकली, उसमें से एक, देखो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? अलग अलग कलर, यहां तक तो समझ में आ गया टोटल पॉसिबिलिटी। ये मेथड 1 हो गई, ठीक है। अब मेथड 2 सीखते हैं। मेथड 2 क्या कहता है कि भैया देखो, मेथड 2 क्या कहता है कि भैया एक चीज देखो, कि अगर मैं कहूं दो बॉल्स अलग अलग कलर की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि या तो वो रेड ग्रीन हो, या तो वो ग्रीन ब्लू हो, और या वो ब्लू रेड हो, इसके सिवा तो कोई कलर हो नहीं सकता। रेड और ग्रीन की पॉसिबिलिटी क्या है? 5 गुणे 4 20। जितनी रेड की संख्या जितनी ग्रीन की संख्या मल्टीप्लाई कर दो। ग्रीन ब्लू, ग्रीन की संख्या 4 है और ब्लू की संख्या 3 है, तो इन दोनों के कलर होने की पॉसिबिलिटी 4 या 12 तरीके से ये दोनों, और ब्लू और रेड 5 या 15 तरीके से ये हो सकता है। अब जोड़ो तीनों, तो 20, 12, 32 और 15, 47 तरीके से वो अलग अलग कलर हो सकती है। टोटल पॉसिबिलिटी है 66, 47 कलर से अलग अलग हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी बराबर होती है पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस बटे टोटल पॉसिबिलिटी। तो आपको क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी, ना कि पॉसिबिलिटी नहीं निकाली। तो 47 पॉसिबिलिटी है अलग अलग कलर, रेड ग्रीन हो, ग्रीन ब्लू हो या ब्लू रेड हो, तो 47 तरीके हैं आउट ऑफ 66। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 47/66। जो भी तरीका आपको समझ आया हो वो तरीका फॉलो करना है। ये बेसिक मेथड थी जो मुझे समझाना था कि एन चीजों में से आर चीज ऑप्ट करने का तरीका एनसीआर होता है, जिसकी वैल्यू फैक्टोरियल है अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आ गया? बहुत सुन। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करने जाओगे, ए प्लस बी दिया गया, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ये अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो ये गलत हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। ए प्लस बी बराबर 22 दिया गया। अगर मैं तीनों को, अगर ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी पता हो तो तीनों को जोड़ देना, तो क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना हो जाएगा? 22, 33, 55 और 55 110, यानी यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी की आपको क्या निकालना है? पहले तो आपको इसको, इस पे फोकस करना है। अभी मॉड और भूल जाओ, आप मॉड और भूल जाओ, आप पहले फाइंड ए प्लस बी गुणे सी। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ गया, आपके पास ए प्लस बी है, अगर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ए प्लस बी 22 प्लस सी बराबर 55, यहाँ से सी की वैल्यू 33 आ गई। अब यहाँ पे तीनों इक्वेशन ना सॉल्व करने लग जाना, वरना बी जीरो आ जाएगा, और बी जीरो हो गया तो ए बराबर 22 हो गया, ठीक है। बी बराबर 0 हो गया, हमें काम ही नहीं है बी बराबर 0 और ए बराबर 22 निकालने के, कोई काम नहीं, क्योंकि ए प्लस बी बराबर हमारा आ गया, दिया हुआ है 22, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 55, तो यहाँ से सी बराबर 33। अब हम निकालते हैं ए प्लस बी गुड़े सी। ए प्लस बी कितना है? 22, और गुड़े का सी 22 गुड़े सी 33। 22 गुड़े 33 कैसे निकालोगे? 2 यहाँ का निकालो, 3 यहाँ का 6, और गुड़े 11 गुड़े 11 121, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 726 हो गया। सिंपल। अब आपको निकालना है कोई संख्या, मान लो। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या समझना है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसी ब्रैकेट में कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको घबराहट ना हो जाए, ठीक है। घबराहट ना हो जाए कि x mod y का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x mod y? यू हैव टू, स्टेप 1 है, यू हैव टू डिवाइड x बाई y
एंड यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर रिमाइंडर इन दैट केस। जो रिमाइंडर होगा वही वैल्यू हो जाएगी एक्स मॉड वाई की। फिर से समझो, ए प्लस बी गुड़े सी मॉड 97, तो हमने पहले ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करी जो कि 726 है। अब किस मॉड पे क्या है 97, यानी आपको क्या काम करना है 97 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपने कहा मॉडुलस ऑपरेटर जो भी है, तो इसको 97 से, अगर देखो 97 से 726 को, अगर ये 100 होता, 100 सत्ते 700 होता, क्योंकि 97 3 कम तो 18 कम, 700 से 18 कम कितना हो जाएगा 700 से 18, यानी कि जो भी होगा 7 गुना जाने के बाद 18 कम होगा 700, और 26 इधर एक्स्ट्रा है, तो शेषफल कितना बचेगा 26 18 44। देखो 7 बार जा रहा है, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 7 बार जाएगा तो 7 या 21, 21 कम होगा, ठीक है 21 कम होगा। अरे देखो 7 बार जा रहा है ना, तो 21 कम, 700 से 21 कम, और 700 से 26 ये ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस 47। अरे मैं क्या काम कर रहा हूँ कि 97 से 726 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 97 सत्ते में ले जा रहा हूँ, 97 सत्ते 7 7 49, और 7 9 63, और 4 67। अब घटा लो आप तो 47, यही जो शेषफल आएगा वही आपका वैल्यू। समझ में आया? ए प्लस बी गुड़े सी मॉड 97 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पहले ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, और मॉड 97 मतलब 97 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक। एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड 15 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइडेड बाई 3 मॉड 7 की वैल्यू। चलो ये बताना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना मॉड, ठीक है, और आंसर लिखना इसका कमेंट में, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, देखो बहुत मासूम सा प्रश्न है। कहा गया अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन की साइड को डबल किया जाता है एरिया कितना बदले। देखो रेगुलर पॉलीगॉन कहा गया था सबसे छोटा स्क्वायर ले लेते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन है, इसकी साइड अगर एक थी तो एरिया कितनी थी एक, अगर इसको 2 कर दिया जाए साइड को, तो 2 दूनी 4, यानी कितना गुना बढ़ेगी 4। क्या आपको यह पता होना चाहिए कि साइड का स्क्वायर किसी भी आकृति का अगर वो निकालने जाओगे, किसी भी आकृति का एरिया निकालने जाओगे तो हमेशा साइड का स्क्वायर, तो साइड अगर 1:2 है, मतलब 1:2 रेशियो में होती है, तो आपको पता है जो एरिया होगा वो 1:2 के होल स्क्वायर, यानी 1:4 हो जाएगी। अगर साइड 1 से 2 हुई तो एरिया 1 से 4 हो जाएगी, सिंपल सी बात। कहा गया विच नंबर कंप्लीटली डिवाइड्स दिस वन। 5 अंकों की संख्या आपको एग्जाम में दी गई थी, आपसे कहा गया था 9 21 12 4 5 7 जो भी था इससे डिविजिबिलिटी। आपका एक डिविजिबिलिटी की अपने चैनल की वीडियो है, डिविजिबिलिटी सर्च कर लेना बाई रोहित त्रिपाठी, उसमें बहुत डिटेल में नंबर सिस्टम में मैंने 6-7 घंटे के नंबर सिस्टम में तो सब कुछ पढ़ा दिया। बाकी डिविजिबिलिटी बाई रोहित त्रिपाठी सर्च कर लोगे, आपको बहुत डिसेंट सी वीडियो मिल जाएगी, बहुत कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को करवाते हुए, बहुत यूजफुल होगी आपके लिए। आपको क्या निकालना है, कौन सी संख्या इन सबसे डिविजिबल, इन सबसे डिविजिबल होने का मतलब इनके एलसीएम से डिविजिबल होगी, एलसीएम से डिविजिबल होने का मतलब, अब एलसीएम निकालना आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कितना अच्छे से नहीं। 9 4 12 का एलसीएम हो गया 36, राइट। 36 और 5 का एलसीएम हो गया 180, और 180 और 21 का दोनों में कॉमन क्या है 3, 3 21 में से निकाल दो 7, तो 180 गुणे 7 आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 18 सत्ते 126 और 1 0 1260 से कटनी चाहिए। अब जो संख्या 1260 से कट रही है, पहली मेथड ये हो गई। दूसरी मेथड देखो, कोई संख्या को 9 से कटना है तो सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए, तो देख लेते हैं। 9 5 2 7 4 11 4 15 9 9 18, देखो 15 तो नहीं कटेगा, देखो 5 2 7 4 9 4 13, ठीक है, तो ये तो नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 18 6 3 9 बिल्कुल कट रहा है। अब देखते हैं कि कोई संख्या को 5 से कटने के लिए, 5 से, यानी हमें 9 से चेक करना था, 21 से करना था, 5 से करना था, 4 से करना था, 12 से करना। हमारा एलसीएम कितना है 1260, 1260 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसमें क्या निकाल सकते हैं, ये 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 4 46, 8 पंचे 40, और 6 60 नहीं कट रहा है, यानी ये 4 से कटेगा मैक्स। 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 4 से कटनी चाहिए, तो 4 से भी कटता है। 12 अगर वो 9 से कटा है तो 12 से अपने आप कट जाएगा। 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, वो सारी संख्याओं में, तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो 21 बचा। 21 मतलब 7 से कटनी चाहिए संख्या, यानी कि जितनी भी संख्या दी गई थी 9 21 5 4 और 12, मास्टर आएंगे कि सीधे 7 का डिविजिबिलिटी चेक करो, क्यों, क्योंकि बाकी सबसे डिविजिबल ऐसा कोई वही नहीं दिया गया रूल जो ये तीनों संख्याएं ना कट रही, तो हम 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करने का रूल क्या है मेरे भाई 7 से चेक करने का एक ही रूल है कि ए बी सी डी लिखा हो,
ये लो लास्ट, इसका 2 गुना करो, इसमें से घटाओ, फिर जो संख्या बने उसमें से लास्ट यूनिट डिजिट लो, उसमें से घटाओ। बट मेरे हिसाब से 7 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। 7 9 63 दिख रहा है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना क्या करना है आपको? क्या करना है, 63000 डिवाइडेड बाई 1260 करोगे, अपने आप कट जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। क्लियर? मार्केट प्राइस किसी वस्तु का 5000, 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस इतना, सेकंड डिस्काउंट, ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। ये भी होमवर्क, ठीक है, पहला ही प्रश्न ऐसा किया। प्रश्न में आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये सारे आपको सॉल्व करने हैं। मैं अगली वीडियो जब लेके आऊंगा तो ये सारे सोल्यूशन करवा दूंगा कि ये देखो 7 सेंटीमीटर अधिकतम आयतन वाला बेलन काटना है, ठीक है। 8 6 वाला ऐसा प्रश्न करवा चुका हूं, ठीक है। एक शंकु और एक अर्धगोले की शंकु की ऊंचाई, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपको पता होना चाहिए। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है, जहां पे एल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फॉर्मूले का यूज करना, सीधे आंसर आ जाएगा। देखना हो सकता है आंसर ना मैच करे। क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया गया, एक पेज से मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, ये भी को सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, सॉल्व कर लेना। कोऑर्डिनेट्स ये आपको नहीं करना है। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये लिख लो, ए और बी के निर्देशांक कितने हैं, बिंदु पी के निर्देशांक कितने, जो ए और बी को आंतरिक रूप से डिवाइड करता है। आप हमेशा याद रखना कि अगर ए और बी दो बिंदु हैं, ठीक है, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई बिंदु P है, ठीक है, वो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, आप कहेंगे क्या होगा? इंटरनली अगर डिवाइड करता है तो क्या होगा? आप कहेंगे कि अगर ये m/n के रेशियो में डिवाइड करता, तो जो P का कोऑर्डिनेट होता वो क्या होता? आप हमेशा समझिएगा, ये होता है अगर x1 y1 x2 y2 होते, तो m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 बटे m धन n। तो यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे x1 की जगह पे 3 है, इसकी जगह पे -2 पुट कर लो, इसकी जगह -1, इसकी जगह पे 4, यहाँ पे m की जगह पे 2 पुट कर लो, n की जगह पे 2, तो पुट करो, कितना आ जाएगा, m की जगह पे 2, 2 इंटू x2 यानी कि 2 इंटू -1 -2, प्लस n इंटू x1 यानी कि 3 इंटू x1 9 बटे m प्लस n, राइट। my2, m की वैल्यू 2 इंटू y2 4, 2 चौको 8, प्लस n y1 3 इंटू -2 -6 बटे में m प्लस n 5। इट मीन्स 7 बटे 5 1.4 और 2 बटे 5 0.4, ये आपका रेशियो होगा 1.4 0.4। तो ऑप्शन सारे चेक करे थे मैंने, क्योंकि ऐसे प्रश्नों, तो अगर इफ अ पॉइंट P इज ऑन द लाइन joining 2 points A and B whose coordinates are x1 y1 x2 y2, then coordinate of P will be mx2 plus nx1 upon m plus n my2 plus ny1 upon। अच्छा, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता, मान लो कि A B है, यहां पे कोई पॉइंट P होता, इसको 2:3 के रेशियो में मान लो डिवाइड करता, तो क्या कोऑर्डिनेट होता? आपको क्या काम करना है, यहां पे माइनस, अगर इंटरनली है तो ये फॉर्मूला, अगर एक्सटर्नली है तो यहाँ पे माइनस लगा देना हर जगह, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एम x2 माइनस एन x1 अपॉन एम माइनस एम y2 माइनस एन y1 अपॉन एम। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड परपेंडिकुलर, मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या होता है, y माइनस y1। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये प्रश्न देखते हैं, ठीक है, हालांकि अगली वीडियो में मैं करवा दूंगा, बट फिर भी, लाइन ज्वाइनिंग दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो अगर दो लाइंस x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करती है, तो इनकी जो स्लोप होती है या प्रवणता होती है, ठीक है, वो क्या होती है, प्रवणता यानी कि स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल। अब आपको कहा कि एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है, तो आपको एक चीज पता चल गया कि अगर पहली रेखा की प्रवणता m1 हो, दूसरी रेखा की प्रवणता m2 हो, तो m1 इंटू m2 बराबर -1, या हम कह सकते हैं m1 बराबर -1 अपॉन m2, राइट। अब इसी पे पुट कर देना है। आपने कहा x1 y1, अब इसकी प्रवणता, इसकी स्लोप पहले वाले की 3 माइनस 1 2 बटे 4 माइनस 2 माइनस 2 बटे 4 माइनस एक्स, राइट। 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स पहले की प्रवणता। दूसरे की प्रवणता कितनी हो गई, दूसरे की प्रवणता कितनी हो गई, 2 माइनस -1 3 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 3, ये बराबर कितना है, -1। सिंपल सी बात।
अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 6 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको x माइनस 4 कर लो, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 6, यानी कि यहाँ से कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। 6 के दो ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पे 7 आए, तो 6 और 1, तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज पॉसिबल है, x बराबर 1, x बराबर 6। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, एक आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक। क्लियर, तो यहाँ पे 1 और 6 में से जो दिया गया होता वही सही हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू। अब देखो इसका देखो, अगर कोई लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो आप कहेंगे, मैंने क्या बताया था अभी, मैंने बताया था कि माइनस ऑफ ए अपॉन बी किसी भी लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लिए जो स्लोप होता है वो होता है माइनस। देखो इसमें देखो, ए की जगह पे 4, वाई की जगह पे, बी की जगह पे -3, यानी कि इसका स्लोप हो गया 4/3, यानी इसकी प्रवणता हो गई। अब आपको एक लाइन दी गई जो पास होती है इससे और परपेंडिकुलर इससे, अगर कोई लाइन इससे परपेंडिकुलर है तो उसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, उसकी प्रवणता यानी कि उसका स्लोप कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 बराबर 4/3 है, तो -1 लाने के लिए -3/4। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक लाइन स्ट्रेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली वीडियो देख लेना, एक अगर कोई लाइन है x1 y1 से पास हो रही है और उसकी स्लोप दिया गया है, तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। सिंपल सी बात दे दी गई, तो आपने कहा y माइनस y1, y माइनस y1 -3, तो प्लस हो जाएगा -3/4 इंटू एक्स माइनस x1, x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4y प्लस 12 बराबर -3x प्लस 6, यानी कि 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, अभी मैंने बताया कि x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का, ये भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क जे करके इसका आंसर बताओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड बताना है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, निकाल देना। इफ द पॉइंट P lies on joining lines joining इतना P, अच्छा देखो, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ B, ये देखो P lies between on the lines joining A and B, P की डिस्टेंस जो है A से वो 2 गुना है द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B, यानी कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको P का कोऑर्डिनेट बताना है। आपको मैंने ऐसा प्रश्न अभी करवाया है, ये भी आपका होमवर्क है, होमवर्क L कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। एम इफ अ पॉइंट लाइज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, अब देखो इक्विडिस्टेंट जो होता है पॉइंट, मान लो कोई x1 y1 और x2 y2 इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में लाई करता है, जैसे सेंट्रॉयड इन तीनों के एकदम मिड में, यानी तीनों की दूरी यहां से बराबर होती है, उसी प्रकार से मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का हो जाए। तो आप अगर जोड़ोगे तो 2 - 4 -2/2 -1 -3 +1/2, यानी कि -1, ये किस पे लाई करेगा, -1 -1, यानी कि यहाँ पे लाई करेगा, ये +1 होगा, -1 के लिए यहाँ पे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। द ट्राइंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स इतना हैज एरिया, आपको मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है एरिया, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y, ये होता है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या होता है, पता चल गया। ये आपको इधर आंसर की दी हुई है, आप आंसर की देख लेना, बाकी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इसी हिसाब से आप अपने सीजीएल की तैयारी करेंगे, ठीक है।